सबसे पहले आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं NCDX के MD और CEO अरुण रास्ते साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। और पिछले बुधवार को बजट पेश हुआ और आज आप मंगलवार को जुड़ रहे हैं सर, मतलब करीब करीब एक हफ्ते के बाद। तो पहला सवाल तो ये कि इतनी देर से आप क्यों जुड़ रहे हैं और आपको अच्छा खासा वक्त मिल चुका है बजट समझने के लिए, जानने के लिए। तो इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या अच्छा लगा सर, ये बताइए। देखिए, आपने जो मतलब मेरा जो एक हफ्ते बाद जुड़ने का कारण है, ये तो आपने खुद ने बता दिया कि पढ़ने लिखने का समझने का मौका मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सबसे अच्छी चीज इस बजट में जो लगी है वो वेयर हाउसिंग के लिए जो विशेष ध्यान रखा गया है वो लगी है। हमारे देश में अगर आप सोचेंगे तो करीब कुछ कुछ फसलों में 19 से 20% वेस्टेज होता है, क्योंकि वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हमारे ठीक नहीं है। इसलिए तो वेयर हाउसिंग पे जो इस बार फोकस किया गया है उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ इससे दो फायदे होंगे। एक तो वेस्टेजेस कम होगी, दूसरा किसान और FPO आज की तारीख में जितने हमारे यहाँ बन गए हैं उनको होल्ड करने के लिए कैपेसिटी मिल जाएगी अपने घर के आसपास, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसेस की बात हो रही है। मतलब हर जिले में बड़े बड़े वेयर हाउस हो जाएंगे। अगर वो हो जाएगा तो किसानों को अपना माल रखने के लिए कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो अगर 1 या 2 महीने माल रख सकता है अपने घर के आसपास वाले वेयर हाउस में, और 2 महीने बाद अगर बेचता है तो उसे अपनी फसल के लिए ज्यादा कीमतें मिलने लगेगी, तो उसके जो रिटर्न है वो बढ़ जाएंगे किसानों के भी। तो दोनों तरफ से देश को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि जो वेयर हाउसिंग पे जो फोकस है सबसे बड़ी चीज है। इसके साथ ही जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हो रही है, इससे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है। मतलब आज ये कह रहे हैं कि मतलब अगला जो सोना है वो इंफॉर्मेशन है, और जब पब्लिक इंफॉर्मेशन हमारे देश में अगर बढ़ती जाएगी और लोगों को उस मुहैया कराती रहेगी सरकार, तो उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी पड़ेगा और कमोडिटीज पे भी पड़ेगा, किसानों पे भी पड़ेगा, और वो पॉजिटिव होगा। तो मेरे लिए ये दो सबसे बड़ी चीजें हैं। तो ये आपने दो बड़ी बातें बताई सर। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि इस बजट में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। भारत की पहल पे, भारत ने पहल की और इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है। तो चूंकि मिलेट के ऊपर सरकार का फोकस है, रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। आपका चूंकि एग्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, अगर सरकार के लेवल पर फोकस हो रहा है तो एक्सचेंज के लेवल पर आपका क्या फोकस होने वाला है मिलेट्स को लेकर के? देखिए, ये दूसरी सबसे अच्छी चीज है कि मिलेट्स के ऊपर फोकस हो रहा है, दो कारणों से। एक तो मिलेट्स उन एरिया में भी आ सकते हैं या उगाए जा सकते हैं यहाँ पानी बहुत तादाद में उपलब्ध नहीं हो, तो एरिड जोन्स में भी मिलेट्स आ सकते हैं। पुराने जमाने में जब राजस्थान में जब गंगा नहर कैनाल नहीं पहुंचा था, वहां मिलेट्स ही हुआ करते थे। तो एक तो ये कि जहां कम पानी है वहां पर भी मिलेट्स ग्रो करके अगर उनके रिटर्न्स किसानों को मिल सके तो अच्छी बात होगी, पहली चीज। दूसरा, हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी मिलेट्स के थ्रू मिल सकती है हमें पूरी तरह। तो मिलेट्स जो इंटरनेशनल ईयर है इसमें भारत ने जो पहल की है, इसका तो सभी लोग स्वागत करेंगे। बजट में इसको जो बूस्ट दिया जा रहा है उससे हमें बहुत खुशी है। हमारे एक्सचेंज पे आज की तारीख में बार्ले और कॉर्न दोनों चीजें हमारे यहाँ आ रही है, बाजरा, और दो के तो हमारे यहाँ ट्रेडिंग हो सकती है। तो बिहार जैसे स्टेट में हम लोग मिलेट्स को लेके पहले से ही काम कर रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड जो नए मिलेट्स हैं बाकी भी, उनको भी हम अपने एक्सचेंज पे लाने की कोशिश करेंगे। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, जितने भी मिलेट्स हो सकते हैं, हमारे यहाँ करीब 10 या 11 हैं जिनको अन्नदाता स्कीम में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन सबको हम अपने एक्सचेंज पे लाने की कोशिश करेंगे। तो सर ये आपने अच्छी बात कही है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता हूं। तो अभी सर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आपने कहा कि पोटेंशियल है, तो मैं अगर जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इस वक्त किस मिलेट में आपको पोटेंशियल दिख रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग की, और अगर ये फ्यूचर ट्रेड ओवरऑल सारे मिलेट में शुरू हो जाते हैं तो कितना बड़ा बूस्ट फार्मर को मिलेगा और खेती को मिलेगा मोटे अनाज की? देखिए, हमारे यहाँ बहुत से फार्मर्स मोटे अनाजों को छोड़ के राइस और व्हीट की तरफ शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। जैसे जो बार्ले बार्ले उगाते थे वो लोग राइस या व्हीट की तरफ शिफ्ट इसलिए हो गए कि एक तो पानी मिल गया और बार्ले में उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था। अब मोटे अनाजों में अगर उनको रिटर्न मिलने लग जाएंगे तो अपने आप अपनी जो ट्रेडिशनल जो फसल है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो करीब 10 से 15% किसान अपने पुरानी जो नस्ल के जो बार्ले थे, ज्वार है, बाजरा है, इन सब की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और उन सब के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी किसानों को फ्यूचर मार्केट मिले और उनकी जो पैदावार है
वो पूरी की पूरी अगर मार्केट में आती है और उसमें कुछ फ्यूचर मार्केट में आती है, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1/3 उनको उनकी इनकम बढ़ने की संभावनाएं आगे चल के हो सकती है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और इसमें काम हो सकता है। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा कि एग्री का आप सबसे बड़ा एक्सचेंज हैं, लेकिन अभी वॉल्यूम को लेकर कंसर्न है और उस तरह के प्रोडक्ट भी नहीं है फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पर, बहुत कम है जिसमें वॉल्यूम दिखता है। तो वॉल्यूम बढ़ाने को लेकर सर आपकी तरफ से कोई नया प्रयास इस वक्त हो रहा है? देखिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए तो 2 या 3 चीजें कर सकते हैं हम। एक तो नए जो है लोग उन्हें जोड़ें, नए सेंटर्स हैं उन पर हम जाएं, टियर 2 टियर 3। देखिए, आप सबसे ज्यादा हमारी कमोडिटीज है इस वक्त जो जिनको हम ग्रो कर रहे हैं, वो है मतलब जो एक्सचेंज पे ट्रेड होती है वो है गुजरात और राजस्थान में। तो वैल्यू चेन पर पूरी हमारी गुजरात राजस्थान में बनी हुई है। अब हमें दूसरे स्टेट्स में जाना है। अभी ये होता है कि टियर 1 मतलब जितने नगर हैं, क्षेत्र हैं, उनमें हमारे जो मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सीमित हैं। अब हमें टियर 2 या टियर 3 क्षेत्रों में भी जाना है। जैसे बिहार या उड़ीसा जैसे क्षेत्र जो रीजनल फोकस वाले हैं, उनमें भी जाना है। तो उनमें जाने के लिए हमारी 2 रणनीति है। एक तो जो मेंबर्स हैं हमारे, उन क्षेत्रों में हमें बढ़ाने हैं। दूसरा, जैसे हमने कमोडिटी की बात की, जो जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये जब एक्सचेंज पे अच्छी तरह ट्रेड होने लग जाएंगे तो उड़ीसा और बिहार के लोग भी हमारे साथ अपने आप जुड़ने लग जाएंगे। दूसरी चीज, आज की तारीख में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और म्यूचुअल फंड्स का पार्टिसिपेशन कमोडिटीज में बहुत कम है। तो इसके लिए हमारी मतलब आगे ये रहेगी कि इन लोगों के माध्यम से कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स में रिटेल इन्वेस्टर को लाया जाए। तीसरा, ऑब्वियसली कमोडिटीज काम है, तो कमोडिटीज को बढ़ाना एक्सचेंज का काम है। तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि इस साल हम 2 या 3 नई कमोडिटीज लाने की उम्मीद में है। ग्राउंडनट एक बड़ी कमोडिटी होती है और ग्राउंडनट को बहुत जल्दी एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए लेके आएगा। सर कब तक ग्राउंडनट? सर, हमें सभी का अप्रूवल जस्ट मिला है, तो लॉन्च प्लान बना के थोड़ा जो मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है वेयर हाउस और अदर चीजें, वो जैसे टाई अप हो जाए तो अगला जो सीजन होगा ग्राउंडनट का अक्टूबर सितंबर का, उसके पहला मतलब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लॉन्च कर देंगे बहुत ही जल्दी। एक सवाल और रास्ते जी आपसे, और ये सवाल तो आपको तब तक पूछा जाएगा जब तक कि इस सवाल का जवाब ठीक तरीके से मिल नहीं जाता है। और वो सवाल ये है कि जो 7 एग्री कमोडिटी का फ्यूचर बैन किया गया है और जिसको बाद में फिर एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, तो क्या आप लोग भी ये मान चुके हैं कि ठीक है 1 साल के बाद ही प्रयास किया जाएगा, या आपका प्रयास जारी है? और क्या 1 साल से पहले हम कुछ उम्मीद करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं? आपकी तरफ से कुछ एफर्ट हो रहा है इस वक्त? देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे मतलब हमें लगता है कि हमारे फेवर में है कॉन्ट्रैक्ट वापस लाने के। जैसे अब अगर कल की आप फिगर्स देखेंगे तो मस्टर्ड का जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है, मस्टर्ड के प्राइसेस भी स्टेबल हो रहे हैं, उसी तरह दालों के प्राइसेस भी स्टेबल हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर ये प्राइसेस स्टेबल हैं, प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो महंगाई इन दोनों के कारण बढ़ने की तो कोई उम्मीद नहीं है। सेकंड, इंटरनेशनली पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल है, सोया ऑयल, ये तो इंडिया में तो इनके प्राइस डिटरमाइन होते नहीं है, तो इंटरनेशनली डिटरमाइंड है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ये 3 जो तेल हैं, रेपसीड मस्टर्ड, आरएमसी जिसे कहते हैं, सोयाबीन और पाम ऑयल, इन तीनों को हमें मतलब ये वापस आ जाएंगी, हमारी उम्मीद है। उसमें साइंटिफिक रीजन है, हमारे पास डेटा भी है, तो हम इसे फिर से जिन भी लोगों को हम प्रेजेंट कर सकते हैं हम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि इनमें से कोई या तीनों वापस बहुत जल्दी आ जाएंगे, बाकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको लेकर सर अब कोई नई मीटिंग अभी होने वाली है आपकी? जहां हमें मौका मिलता है हम सभी से मिलते भी रहते हैं। आपके थ्रू भी हम मतलब ये गुजारिश करेंगे कि लोगों से कि इनको अगर वापस लाया जाए तो किसानों का, सभी जितने भी मतलब वैल्यू चेन है सबसे उनका फायदा होगा, किसानों का सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ गया है तो भाव नीचे चले जाएंगे, अगर मार्केट में फ्यूचर मार्केट नहीं होगा तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल रास्ते जी आपसे मेरा कि एफपीओ को लेकर बहुत बात हो रही है, तो अभी हाल फिलहाल आपने कुछ नए एफपीओ जोड़े हैं अपने साथ, या कुछ ऐसी योजना एफपीओ को लेकर आपकी एक्सचेंज की? जी, सो 2 चीजें हम इस वक्त कर रहे हैं एफपीओ के साथ। पहले हमारा मतलब ये तो था कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर फिजिकल ट्रेनिंग करना शुरू किया, और जिन मतलब क्षेत्रों में हम काम करते थे सिर्फ उसमें करते थे। अब हमारा ये रहा है कि जिन क्षेत्रों में हम काम नहीं करते उनमें भी जाकर, क्योंकि मैं भी थोड़े दिन पहले रिसर्च कर रहा था, करीब 50 एफपीओ से हमने रिसर्च किया है, तो उनसे हमें ये डिमांड आई है कि इवन मार्केट ऑपरेशंस जो हम हमारे यहाँ ट्रेड नहीं करते वो भी ठीक है, पर होलसेल मार्केट ऑपरेशंस ऐसी चीजें भी उन्हें नहीं पता है। तो हम नाबार्ड के साथ इस वक्त बात कर रहे हैं और थोड़ा मंथन करके नाबार्ड के साथ हम इस
विषय में थोड़ा काम करना चाहते हैं। तो अगले 1 साल तक हम काफी काम करेंगे अवेयरनेस रेजिंग का एक्सपीओज में, कैसे उनको बाजार में आना चाहिए और कैसे वेयरहाउसिंग और रिलेटेड स्टफ से फायदा हो सकता है उनको, और तीसरा कैसे अपना क्वालिटी को कंट्रोल करके अपनी रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। इन चीजों पर हम फोकस करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राफ्ते जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि एग्री मार्केट की ग्रोथ के लिए आप क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या सरकार की तरफ से होना चाहिए और आप एक्सचेंज के लेवल पर क्या क्या इस वक्त प्रयास कर रहे हैं। ये डिटेल में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम भी उम्मीद करते हैं कि एक्सचेंज की ग्रोथ हो, वॉल्यूम बढ़े, किसानों का फायदा हो, क्योंकि पर्पस यही था एग्री एक्सचेंज लाने का कि एक नया प्लेटफॉर्म हो जिसके जरिए किसानों को भी वाजिब भाव मिलने में मदद मिले। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद